लोगों ने कुछ अजीब देखा। नदी में कुछ तैरता हुआ सा लग रहा था। उत्सुकतावश अड़ू ने एक डिब्बा उठाया और उसे पानी में फेंक दिया, लेकिन उस अनजान जीव ने उसे तुरंत निगल लिया। सभी उत्साह से बातें करने लगे और कहने लगे कि ये इंसानों के साथ खेल रही कोई डॉल्फिन होगी। उन्होंने तुरंत अपना खाना पीना पानी में फेंक दिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी उत्सुकता जल्द ही उनकी जान ले लेगी। एक क्षण बाद मछली और छिपकली दोनों जैसा दिखने वाला एक विशालकाय राक्षस भीड़ की ओर झपटा तो अड़ू सदमे से स्तब्ध रह गया। ये देखकर लोग बेतहाशा भागने लगे और जो बच नहीं पाए वे दर्जनों मीटर दूर जा गिरे। फिर वो राक्षस उस चौक में घुस गया जहाँ भीड़ जमा थी। इतने सारे शिकार देखकर उसकी आंखें डर से लाल हो गईं। इस बीच एक महिला घास पर बैठी अपनी चचेरी बहन की फिल्म की कहानी सुनने में मग्न थी। उसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक पल के लिए पूरा चौक भय और चीख पुकार से अफरा तफरी में डूब गया। सभी लोग कंटेनर हाउस के अंदर छिपने के लिए दौड़े। केवल एक महिला बाहर फंसी रह गई। राक्षस के हमला करने से ठीक पहले महिला अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे कूद गई, लेकिन कंटेनर हाउस के अंदर की स्थिति भयावह थी। राक्षस आसानी से अपना बचाव कर सकता था और बेखौफ होकर शिकार पर हमला कर रहा था। कंटेनर हाउस के दूसरी तरफ का दरवाजा जंजीरों से बंद था और अंदर मौजूद लोग दरार से जोर जोर से चिल्लाने लगे। महिला को एहसास हुआ कि उसका बेटा अभी भी अंदर है और उसने अड़ू से मदद की गुहार लगाई। अड़ू और एक विदेशी दोस्त की मदद से वे आखिरकार दरवाजा खोलने और बाकी लोगों को बचाने में कामयाब रहे। फिर विदेशी दोस्त ने गुस्से में आकर फर्श की एक टाइल उठाकर राक्षस पर फेंकी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अड़ू और दूसरे दोस्त की मदद से उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और राक्षस पर फेंका। भड़के हुए राक्षस ने उन दोनों पर हमला कर दिया। उसी समय अड़ू अचानक प्रेरणा से कार के नीचे जा गिरा। उसका विदेशी दोस्त इतना बदकिस्मत था क्योंकि राक्षस ने उसे कुचल दिया था, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। उसे बचाने के लिए बेताब अड़ू ने पूरी ताकत से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और राक्षस पर फिर से फेंका। इस बार उसकी पूंछ पर चोट पहुंचाई। राक्षस दर्द से चीखा और अड़ू का पीछा करने लगा। भागते हुए अड़ू ने अपनी बेटी को पकड़ लिया और भाग गया। घबराहट में वे गिर पड़े। संभलने के बाद अड़ू ने अपनी बेटी का हाथ टटोला और थोड़ी दूर भागा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने किसी और की बेटी को पकड़ रखा था। अड़ू स्तब्ध रह गया। इस नाटकीय दृश्य में वो असहाय होकर केवल देख सकता था कि उसकी बेटी राक्षस द्वारा छीन ली जा रही है। राक्षस हान नदी में कूद गया, उसकी बेटी को पकड़ लिया और तैरकर नदी पार कर गया। फिर धीरे धीरे पानी के नीचे गायब हो गया। अड़ू के पिता बेसब्री से इंतजार करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब अड़ू अभी भी अपनी बेटी वेंगसुक के खोने का शोक मना रहा था, तभी उसे तत्काल निकासी का आदेश मिला। इसके बाद दक्षिण कोरियाई सेना ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हान नदी के आसपास के पानी को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। उस शाम पीड़ितों के परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों के लिए शोक मनाने के लिए इकट्ठा हुए। वेंगसुक की एक तस्वीर को देखते हुए, जिसका भाग्य अनिश्चित था, उनके दूसरे चाचा चाची और दादा, उनके 4 सदस्यों का परिवार तबाह हो गया था। स्थिति जल्द ही बिगड़ गई और नदी के किनारे की घटना में मौजूद सभी लोगों को संगरोध में रखा गया था। ये पता चला कि ये राक्षस केवल मनुष्यों पर हमला नहीं कर रहा था। अमेरिकी अधिकारी जिसने उस सुबह एडू के साथ लोगों को बचाया था, राक्षस के साथ लड़ाई में घायल हो गया था और उसका शरीर एक भयानक अज्ञात वायरस से संक्रमित हो गया था। अड़ू का परिवार अलग थलग था। देर रात अड़ू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने चुपके से डिब्बा बंद भोजन का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढ लिया ताकि वो बाहर निकलने का रास्ता रोक सके। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अड़ू ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से हंगामा सुना। अड़ू ने उत्सुकता से अपनी बेटी का सही पता पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अड़ू ये सुनकर अभिभूत हो गया कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है। फिर अड़ू ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये मानते हुए कि अड़ू बकवास कर रहा है। विडंबना ये है कि उसके दूसरे चाचा ने पुलिस को बताया कि वे कॉल लॉग के जरिए उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मदद के लिए उनकी अपील नाकाम होने के बाद वे अकेले ही जुआनशु की खोज और बचाव के लिए निकल पड़े। हालांकि जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, अड़ू के पीले बालों ने उसकी पोल खोल दी। ये देखकर कि उनकी भागने की योजना का पता चल गया है, वे जल्दी से भाग गए। फिर वे उस कार में सवार हो गए जो उनका इंतजार कर रही थी और वहां से निकल गए। पिता लाओपू ने अपनी सारी जमा पूंजी खोज और बचाव उपकरण और 3 गोला बारूद वाली बंदूकें काले बाजार से खरीदने में खर्च कर दी। शीघ्र ही इन 4 लोगों के परिवार की ऑनलाइन तलाश शुरू हो गई, लेकिन ये भी उन्हें अपने प्रियजन को बचाने से नहीं रोक सका। आखिरकार अपने शानदार अभिनय कौशल से उन्होंने खुद को कीटाणुनाशक कर्मियों का भेष बनाकर चौकियों में घुसने में सफलता प्राप्त की। जुआनशु के वर्णन के अनुसार परिवार ने उन सभी नालों की अच्छी तरह से तलाशी ली। ये सिलसिला अज्ञात समय तक चलता रहा। शहर में प्रवेश करने की कोई कोशिश नहीं की गई। थके हुए, ठंडे और भूखे परिवार ने अपनी खोज जारी रखने से पहले अपने परिवार की दुकान पर कुछ खाने के लिए लौटने की योजना बनाई। इस समय परिवार जुआनशु के साथ खाना खाने की कल्पना करने लगा। हमेशा की तरह वे बारी बारी से उसे खिलाएंगे। खुशी और गर्माहट का माहौल। फिर कैमरा जुआनशु पर गया, जिससे गहरा विरोधाभास पैदा हुआ। अंधेरा, नम, ठंडा और भूखा वातावरण और पास में एक ठंडा शरीर। जुआनशु ने कल्पना की कि वास्तव में अपने परिवार के साथ होना कितना अच्छा होता। इसी समय उसने अचानक राक्षस के अपने घोंसले में लौटने की आवाज सुनी, इसलिए उसने जल्दी से जमीन पर निश्चल पड़े रहने का नाटक किया। भाग्य से राक्षस ने उसे देखा नहीं और फिर उसने अभी अभी पकड़ा हुआ शिकार गिरा दिया और घोंसला छोड़ दिया। भाग्य से इस बार भी एक छोटा बच्चा बच गया। जुआनशु लड़के के जख्मों की जांच करने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से शिकार ने आवाज सुनी और वापस मुड़ गया। भाग्य से जुआनशु ने लड़के को गले लगा लिया और जमीन पर लेट गया। क्या वो इस बार भी राक्षस को धोखा दे सकता है? उस आदमी को कुछ अजीब लगा। दरवाजे की दरार से झांककर उसने एक राक्षस को अपनी ओर देखते हुए देखा। तभी लाओपू ने सावधानी से शिकार की बंदूक उठाई और दरवाजे की दरार से राक्षस पर निशाना साधा। गोली की आवाज के साथ शिकार पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ा। क्रोधित राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लाओपू के परिवार की दुकान को पलट दिया। तभी लाओपू ने सही समय पाकर राक्षस पर गोली चला दी और उसे खदेड़ दिया। जब लाओपू और उसका परिवार घर से बाहर निकले तो उन्होंने राक्षस को अपने सामने पड़ा देखा। दूसरे बेटे ने राक्षस को देखते ही गोली चला दी। अचानक राक्षस उठकर भाग गया। वो बहुत चालाक था।
उसने बस मरने का नाटक किया था उन्हें धोखा देने के लिए। फिर परिवार ने राक्षस का लगातार पीछा करना शुरू कर दिया, उसे मारने और जुआनशु का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित। गश्त कर रहे पहरेदारों ने गोली की आवाज देखी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। राक्षस ने इस मौके का फायदा उठाकर पानी में छिपने की कोशिश की, परछाई को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख लाओ पू ने बच्चों को पहले जाने को कहा और इस मौके का फायदा उठाकर खुद राक्षस से लड़ने लगा। उसने अदऊ से शिकार की बंदूक ली जिसमें एक गोली बची थी और राक्षस से मरते दम तक लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। हालांकि जैसे ही राक्षस किनारे की ओर दौड़ा, लाओ पू ने शिकार की बंदूक भरी, ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। पता चला कि अदऊ ने 4 गोलियां चलाई थीं, लेकिन एक चूक गई थी। इस समय लाओ पू ने शांति से वास्तविकता का सामना किया। उसने बच्चों को हाथ हिलाकर जाने दिया। अपनी पोती को खोजने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। तभी राक्षस ने उसे जमीन पर पटक दिया। बच्चों ने देखा कि उनके पिता को राक्षस ने फिर से पकड़ लिया, नदी के किनारे पटक दिया और फिर एक मोड़ लेकर हां नदी में गायब हो गया। अपने पिता अधू को अपनी वजह से मरते देखकर उनका दिल टूट गया, लेकिन गश्त करने वाले पहरेदार आने ही वाले थे। अधू ने अपने भाई और बहन को जुआनशु को खोजने के लिए जाने को कहा। उसने अखबार का एक टुकड़ा उठाया और अपने पिता का चेहरा ढक दिया। वो मुड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। फिर भी अडोऊ को फिर से पकड़ लिया गया। नान यी और नान झू जो बच गए थे अलग हो गए। नान यी को अपने कॉलेज के सहपाठी की याद आई जो एक दूरसंचार कंपनी में काम करता था। उसे उम्मीद थी कि उसका सहपाठी उसे जुआनशु का पता लगाने में मदद कर सकता है। सहपाठी नान यी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। दोनों रात के अंधेरे में कंपनी में घुस गए, लेकिन प्रवेश के लिए टीम लीडर के प्राधिकरण पासवर्ड की आवश्यकता थी। सहपाठी टीम लीडर के कार्यालय में पहुंचा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठी थी। पता चला कि सहपाठी ने इनाम के लिए नान यी को धोखा दिया था। ये देखकर कि सहपाठी इतनी देर से बाहर नहीं आया था, नान यी ने अपने सामने एक कोर्ट श्रृंखला देखी और अपनी किस्मत आजमाई। अप्रत्याशित रूप से वो सफलतापूर्वक अंदर घुस गया और जुआनशु का पता लगा लिया। इससे पहले कि नान यी खुश हो पाता, उसे पुलिस ने घेर लिया। इस समय नान यी ने शांति से जुआनशु की लोकेशन की पुष्टि की और फिर चतुराई से शॉर्ट सर्किट डिवाइस बनाया। अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण कमरे में अंधेरा छा गया। नान यी ने मौके का फायदा उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया, जबकि सारी पुलिस अंदर फंसी हुई थी। जाने से पहले एक सहपाठी ने उसे शाबाशी दी। पता चला कि उस सहपाठी ने आखिरकार अपने दिल की सुनी और नान यी की मदद की, जिससे वो पुलिस के पीछे से सफलतापूर्वक बच निकला। इमारत से भागने और पुलिस की गाड़ियों के आगे पीछे का सामना करने के बाद नान यी ने जोखिम उठाया और पुल के नीचे कूद गया। आखिरकार पुलिस के पीछे से बच निकला। फिर दर्द सहते हुए उसने जुआनशु की लोकेशन अपने भाई बहन को भेजी और फिर सो गया। नान झू और नान यी को अलग होते देखने के बाद उसने उस रात पुल के नीचे आराम किया। फिर गश्ती दल को चकमा देते हुए उसने एक छोटी सी दुकान में अपनी ऊर्जा फिर से भर ली और अपने बंद पड़े फोन को चार्ज किया। तभी उसे जुआनशु की लोकेशन मिली और वो जुआनशु को बचाने के लिए दौड़ा। एक लंबी यात्रा के बाद नान झू मूल पुल पर पहुंच गया। पास पहुंचते ही वो राक्षस से टकरा गया। जैसे ही वो अपना धनुष बाण निकालने ही वाला था, राक्षस की गति से वो लड़खड़ा गया और पास के एक संकरे गड्ढे में गिर गया। सौभाग्य से राक्षस नानझू को पकड़ने के लिए बहुत छोटा था और बेहोश नानझू बच निकला। इस बीच आतोऊ को भी जुआनशु का स्थान पता था, लेकिन उसके समझाने पर भी डॉक्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी, ये दावा करते हुए कि वायरस पहले ही आदोऊ के सिर तक पहुंच चुका है और उसे सिर की सर्जरी करवानी पड़ रही है। अंततः अपनी बेटी को बचाने की इच्छा से प्रेरित होकर आदोऊ ने कर्मचारियों को हड़प लिया और कार से भागकर अपनी बेटी के स्थान की ओर दौड़ा। पुरुष डॉक्टर कोमा से जागा और एक बेघर व्यक्ति की मदद से उन्होंने आग लगाने वाली सामग्री तैयार की और मूल पुल की ओर दौड़ पड़े। कैमरा जुआनशु के पास वापस आया, जिसने उसे और लड़के को कमजोर होते देखा। वो मदद का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना था। उसने जितने कपड़े इस्तेमाल कर सकते थे उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें बांधकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर तार की जाली पर लटका दिया। बदकिस्मती से कपड़े तो फंस गए, लेकिन वो अभी भी बहुत नीचे थे और नीचे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे और ऊपर कूदने पर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। जुआनशु अभी सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी एक मौका उसके सामने आ गया। राक्षस पेट भर खा पी कर आराम करने के लिए नीचे उतर आया। ये देखने के लिए कि राक्षस सो रहा है या नहीं, जुआनशु ने एक डिब्बा उठाया और उस पर फेंक दिया। शोर से राक्षस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो जुआनशु के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने लड़के से कहा कि वो वहीं रहे और हिले डुले नहीं, और जब वो बाहर निकलेगा तो वो उसे बचाने के लिए किसी को ढूंढ लेगा। जुआनशु ने दौड़कर राक्षस के कपड़ों पर पैर रखा और उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही उसे लगा कि वो कामयाब हो गया, राक्षस की पूंछ ने जुआनशु के चारों ओर लपेट लिया और उसे धीरे धीरे जमीन पर गिरा दिया। राक्षस ने उत्तेजित होकर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ से कभी नहीं बच सकोगे। लड़का गुफा से बाहर निकला और ये देखकर इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। लड़के को बचाने के लिए जुआनशु गुफा में वापस घुसा और बेतहाशा वापस भागा, लेकिन राक्षस ने उसे पकड़ लिया। राक्षस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने हान नदी में जैविक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी। इस कार्रवाई से व्यापक जनसंतोष भी हुआ और हान नदी के किनारे बड़े पैमाने पर विरोध मार्च शुरू हो गया। इतने सारे शिकार को देखकर राक्षस मुर्गी के खून की एक बूंद की तरह भीड़ की ओर तैरता हुआ आया। मार्च में शामिल एक जोड़े ने सबसे पहले राक्षस को देखा। इस समय पुलिस राक्षस पर गोलियां चला रही थी। अदऊ ने पुलिस को गोली चलाने से रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस गलती से राक्षस के पेट में उसकी बेटी को चोट पहुंचा देगी। राक्षस को किनारे पर रेंगते देखकर सरकार ने निर्णायक रूप से जैविक हथियार छोड़ दिए। राक्षस को जमीन पर डर से तड़पते देखकर अदऊ आगे बढ़ा और आखिरकार अपनी बेटी को राक्षस के पेट में पाया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी बेटी को बाहर निकाला। इस समय जुआनशु की बाहों में एक लड़का था। अदऊ ने देखा कि जुआनशु के कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं थे और फूट फूट कर रोने लगा। इस समय अदऊ को धीरे धीरे अपनी समझ वापस मिल रही थी। उसने अपनी बेटी के हत्यारे को खून से सजा देने की ठान ली। फिर पुरुष प्रधान ने मोलोटोव कॉकटेल लिया और उसे राक्षस पर फेंक दिया। उसने राक्षस का पीछा किया, लेकिन हर बार वो चकमा दे गया। उस नाजुक मौके पर भेगर अंकल ही उठ खड़े हुए। वो चुपचाप राक्षस के ऊपर पहुंच गया और सारा ईंधन राक्षस पर उड़ेल दिया। नायक ने सही मौका पाकर आखिरी मोलोटोव कॉकटेल निकाला और राक्षस के पास ले गया, लेकिन वो उसके हाथ से फिसलकर उसके पीछे गिर गया। जब नायक निराश हो गया तो एक अद्भुत दृश्य आया। नायक, जो कि एक प्रोफेशनल तीरंदाज था, उसने तीर को आग की लपटों में डुबो दिया। तीर बिल्कुल सटीक तरीके से राक्षस की आंख में जा लगा। आग की लपटें उस जीव को घेर लेती हैं और उसकी दर्दनाक चीखें आकाश में गूंज उठती हैं। तभी राक्षस पास की हान नदी की ओर देखता है। आग बुझाने के लिए पानी में भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आग की लपटों के पास पहुंचा, एदोऊ ने उसे रोक दिया। अपनी पूरी ताकत से एदोऊ ने राक्षस के भाग्य पर वार किया।
ये एक पिता था जो अपनी मृत बेटी के लिए लड़ रहा था। अंततः थककर राक्षस गिर पड़ा। एदो ने अपने कांपते हुए शरीर को घसीटकर लड़के के पास पहुंचाया और लड़का जाग गया। उसकी बेटी उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा चुकी थी और लड़का एक बेघर अनाथ था। शायद यही नियति की सबसे अच्छी योजना थी। तब से लड़का और एदो साथ साथ रहने लगे, क्षणिक प्रेम और एदो के स्नेह से भरे हुए और साथ साथ एक सादा और खुशहाल जीवन जी रहे थे।